अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप गाइस। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि आर्मी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, एयरफोर्स में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, नेवी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है कमीशन में। तो उसमें कुछ बातें मैं बताना भूल गया जिनके बारे में लोगों ने दोबारा क्वेश्चंस किए। तो मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझसे दोबारा क्वेश्चंस किए इस बारे में। तो बहुत सी बातें मैं बताना भूल गया आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। मैं भी इंसान हूँ, बंदा भूल जाता है। तो आपको मैं ये बताना भूल गया इसमें कि ये बाद में मुझसे क्वेश्चन किया गया। तो एक भाई ने इसी तरह बताया कि मैं एफ़ए कर रहा हूँ, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप इसमें पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। जो एफ़ए कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें इक्वल ही हैं। तो वो तीनों जिनकी क्वालिफ़िकेशन है, जिन्होंने किया हुआ है, एफ़ए किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए वही कोर्सेज़ हैं जो एफ़ए और डिप्लोमा वालों के लिए वही कोर्सेज़ हैं जो एफएससी वालों के लिए हैं। तो जो डिप्लोमा कर रहे हैं, एफ़ए कर रहे हैं, वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स की परसेंटेज वही है, 60% से ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा आपको अगली चीज़ बताऊँ, ये ग्रेजुएट कोर्स तो नहीं, ये टेक्निकल कैडेट कोर्स भी नहीं। हाँ, वो इसमें जनरल ड्यूटी पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल कैडेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये लॉन्ग कोर्स की टाइप्स हैं, ये जितनी भी मैंने लिखी हुई हैं। क्योंकि इनका ट्रेनिंग टेन्योर लंबा होता है। अब उसके अलावा एक और भाई ने इस तरह सवाल किया हुआ मुझसे कि, एक मिनट में देख लूँ सवाल। जी, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया हुआ कि मैरिड जो लोग हैं, हाँ, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया हुआ कि जो मैरिड लोग हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि लॉन्ग कोर्सेज़ जितने भी हैं, जैसे कि हो गया ये पीएमए लॉन्ग कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स, और ये मेडिकल कैडेट्स, एयरफोर्स के हो गए ये जनरल ड्यूटी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन, लॉजिस्टिक्स, पीएन कैडेट नेवी, उनके लिए आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी शादी हुई भी है, आप मैरिड हैं, और फिर भी आपको जुनून है आर्मी में जाने का, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो है, उनकी आईएसएसबी नहीं होती, उनका एक नॉर्मल सी सिलेक्शन होती है, और एज लिमिट उनकी होती है तकरीबन 30 ईयर से करीब एज लिमिट होती है, और उसमें हायर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एमएस, एमफिल, इस तरह की क्वालिफ़िकेशंस प्रेफर की जाती हैं, और उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं रिकमेंड होने के। और एमबीबीएस डॉक्टर्स जो जाते हैं वो शॉर्ट सर्विस की टाइप होती है। उनकी ट्रेनिंग जो होती है पीएमए काकुल में और एयरफोर्स में, मैं आपको बता चुका हूँ, पीएमए काकुल में उनको वैसे लफ्ज़ों में, जैसे स्टाफ को स्टाफा कहा जाता है, पल्टून कमांडर को पलटा कहा जाता है, तो पीएमए काकुल में उनको चाचा कहा जाता है। और उसके अलावा एयरफोर्स में नॉन जीडी जाते हैं तो उनको नोना कहा जाता है। तो आपको बताता चलूँ कि वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग टेन्योर होता है वो ज़्यादा नहीं होता। वो उनका जो ट्रेनिंग है वो बस उनकी तकरीबन कितनी है कि 6 महीने उनकी टोटल वो ट्रेनिंग है, और कोई इतनी उनके ऊपर सख्ती नहीं होती। बेशक वो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, जो भी है, इस चीज़ का फिर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने जाना है लॉन्ग कोर्स के लिए, तो आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। अब लॉन्ग कोर्स की एज लिमिट क्या है वो भी मैं आपको बताना भूल गया था, उसके लिए भी सॉरी। लॉन्ग कोर्स की जो एज लिमिट है वो 17 से 22 साल है, और ग्रेजुएट कोर्स जो है ये वाला, इसके लिए एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है वो 23 साल है। इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है। और उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ
एक और सवाल था भाई ने किया था कि सर्विंग हजरात जो हैं, जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में, सर्व किन मायनों में, यानी कि वो अभी नॉन कमीशन्ड कैटेगरी में हैं। जैसा कि कोई सोल्जर है और सूबेदार, हवालदार, इस तरह के रैंक्स पे। सूबेदार तो खैर काफ़ी सीनियर रैंक है, वो उनको फिर BLPC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो छोटे रैंक्स पे हैं, जो सोल्जर्स हैं जैसे, और एयरफोर्स में एयरमैन हो गए, और नेवी में भी होते हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं कमीशन के लिए। तो उनके लिए भी दो टाइप्स ही हैं, एक वो इसमें इन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं अगर तो उनकी एज लिमिट इतनी है। अगर 17 से 22 साल के बीच, हाँ उनको एज लिमिट का 1 साल का रिलैक्स मिल जाता है। उनकी एज लिमिट है 17 से 23 साल लॉन्ग कोर्सेज़ के लिए। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर उनके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है, तो यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी एलिजिबल हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी वो जा सकते हैं। तो जो हाँ, जो सर्विंग हजरात हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया वही है, उनको वो भी इसी तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उनको एक NOC लेनी पड़ती है अपने अंदर ही यूनिट कमांडर से, और CO जिसको कहते हैं। और एयरफोर्स में जैसे ऑफिसर इंचार्ज हो गए, या क्या कह लें, OC कह लें, हाँ। तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो उनको और तरीका होता है अप्लाई करने का। हाँ, तरीका सारा यही है, बस उनको परमिशन लेनी पड़ती है आगे से। तो वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर एज लिमिट 17 से 23 साल के बीच है। और मेहनत करके बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको एक तरह से उनका कोटा भी अलग होता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विंग है, वो ये सारा प्रोसीजर देख चुके हैं सारे, वो ज़िंदगी में जितना टफ़ टाइम लेना था वो ले चुके हैं। तो लाजमी बात है उनकी तो बनती है प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ। तो उनकी सिलेक्शन कोई इतनी टफ़ नहीं होती, बस थोड़ी बेसिक उनको पता हो तो ईज़िली उनको रिकमेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, मैंने ख़ुद एक इसी तरह थे, उनको तैयारी कराई है। नाम मैं नहीं लेना चाहता, अभी नाम मैं लेने लगा था, लेकिन चलें छोड़ें। वो कराची से सेलेक्ट हुए थे। और सर्विंग हज़रात का मैंने बता दिया। हाँ, अगर वो मैरिड हैं तो तब भी उनकी खैर है, वो तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ, एक एक भाई ने इसी तरह सवाल किया मुझसे कि मुझे मैसेज किया कि मैं ISSB में इंटरेस्टेड हूँ, ISSB देना चाहता हूँ, आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर मैं लाहौर में हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं ये तो एक आम सी कॉमन सेंस का एक वो बात है कि देखें, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करें ऑनलाइन। टेस्ट तो सिलेक्शन सेंटर्स तो तकरीबन हर बड़े शहर में बने हुए हैं, तो आपका वहीं टेस्ट होगा, वहीं आपका इनिशियल टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा। तो ये लाहौर, कराची ये मैटर नहीं करता। ISSB के जो सेंटर्स हैं, ये ISSB तो चलें, उसके तो 4 सेंटर हैं, सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो जगह जगह पे हैं। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में कोयटा जैसी जगह पे भी, जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ भी सिलेक्शन सेंटर्स हैं। तो आप बेफिक्र हो के अप्लाई करें। आपको वहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उधर फॉर्म फिलिंग के दौरान ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग होगी, उसमें आपको अपना क्लोजेस्ट सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ आप रह रहे हैं, ताकि वहाँ आप टेस्ट दे सकें। ये ना हो आप लाहौर में हैं तो आप रावलपिंडी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप रावलपिंडी में जाके कैसे टेस्ट देंगे। तो आपके लिए यही है कि आपका जो क्लोजेस्ट सिलेक्शन सेंटर है आप वो सिलेक्ट करें, और अप्लाई तकरीबन सारी कर सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके अलावा अगला सवाल मुझसे एक भाई ने किया, वो मैं निकाल लूँ। हाँ, ये इन्होंने कहा है कि मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन की और मैं फ़र्स्ट टाइम नॉट रिकमेंडेड हो गया, तो आप मुझे गाइड करें कि मैं कैसे रिकमेंड हो सकता हूँ। अच्छा,
तो आप थोड़ा प्लीज़ आप काइंडली थोड़ा वेट करें, क्योंकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मैं बना रहा हूँ। तो उसमें आप बेफ़िक्र रहें, आपको A to Z सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप क्या करेंगे तो आप रिकमेंड होंगे, क्या गलती करेंगे तो नॉट रिकमेंड होंगे, क्या करना है क्या गलतियाँ नहीं करनी, और किस तरह उठना बैठना है ISSB में, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आप बेफ़िक्र रहें, आप थोड़ा वेट करें। ये फेसबुक पे मुझे इसी तरह कमेंट आए हुए थे, तो मैंने वहाँ से कॉपी और पेस्ट किया और नाम मैंने इरेज़ कर लिया ताकि लोग माइंड ना करें। और ये किसी ने लिखा हुआ एडमिन योर ग्रुप, चलें आपको मैं ऐड कर लूँगा। और ISSB, हाँ, आपके लिए भी मैं यही कहूँगा, प्लीज़ मेरे भाई थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। आगे मज़ीद वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग साथ साथ बेशक पूछते रहें, मैं आपको आंसर देता रहूँगा। अब आगे एक भाई ने पूछा हुआ है, मैं मैट्रिक में हूँ, SSC पार्ट 2 में, आप मुझे एक्टिविटीज़ बताएं जो मुझे रिकमेंड करने में हेल्प करें। तो मेरे भाई अभी तो आप मैट्रिक कर रहे हैं, अभी तो आप इतना ना सोचें इस बारे में, लेकिन हाँ चलें आपको टिप्स दे देता हूँ। आपने जो चीज़ पकड़नी है, आपने अपनी साइकी बनानी है। साइकी जो है वो इंसान की बचपन से बनती है, लेकिन इंसान अगर चाहे तो ख़ुद भी बना सकता है। इंसान जिस माहौल में रहा है, जो जहाँ उसका उठना बैठना हुआ है, वो सब एक साइकी वहाँ से बनती है इंसान की। ग्रूमिंग कैसे हुई है, ये सब चीज़ें। और इंस्टीट्यूशन का भी बड़ा असर पड़ता है कि कहाँ इंसान पढ़ा है, क्या किया है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी साइकी बनाएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और बाकी अच्छे लोगों में उठे बैठें और नॉवेल्स वगैरह पढ़ें, अच्छे हेल्दी नॉवेल्स, हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें। फ़िज़िकल, हाँ फ़िज़िकल आपको मैं बताता चलूँ, फ़िज़िकल जो है ना, PMA में फ़िज़िकल 100% चीज़ है। आपको फ़िज़िकली फ़िट, बहुत ज़्यादा फ़िट होना चाहिए। तो रोज़ सुबह सवेरे उठ के रनिंग करें, जॉगिंग ट्रैक पे कम से कम भी 1 माइल भागें, अपना स्टेमिना बिल्डअप करें, बॉडी बिल्डअप करें, फ़जूल एक्टिविटीज़ से निकलें, अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़, हेल्दी हॉबीज़ आप अडॉप्ट करें। ये बताऊंगा मैं हेल्दी हॉबीज़ के बारे में आपको आगे के ISSB में आपने हॉबीज़ वगैरह क्या लिखनी है और वो सारा मैं उसमें बताऊँगा। लेकिन आप ख़ास तौर पे आपके लिए मैं कह रहा हूँ जो अभी मैट्रिक में है भाई, आपको मैं ये कहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं आप, आपको मैं भाइयों वाली राय दूँगा। आप जो हैं आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जैसे अगर कोई फालतू एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ये फेसबुक हो गई, ये वो चैटिंग वगैरह, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप जो एक्टिविटीज़ जो आपने अडॉप्ट करनी है, आप नॉवल रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, जनरल नॉलेज, हाँ जनरल नॉलेज पे आप अभी से ग्रिप पकड़ें। जनरल नॉलेज रोज़ अगर 10 चीज़ें भी पढ़ें तो आपकी तैयारी अच्छी वाली हो जाएगी सेकेंड ईयर तक, और तब आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये रनिंग वगैरह अपनी फ़िज़िकली अपने आप को फ़िट करें और अपनी डाइट अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा रखें, फ़जूल एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। और बस साइकी यही है, एक गर्लफ्रेंड्स वगैरह हैं तो इन सब चीज़ों को जितनी भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अब बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताता, वो आगे मैं आपको सारा गाइड करूँगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और इंशाल्लाह ये ग्रुप है, इसमें जितनी भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी वो डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी गौर से सुने सारी बातों को, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। आगे मैं वीडियो अपलोड करने लगूँगा, उसमें मैं फ़िज़िकल वगैरह सारी चीज़ों का बताऊँगा, आप बेफ़िक्र रहें। और साथ साथ आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन किया है किसी ने कि मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग में 63% मार्क्स हासिल किए हैं, मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का अज़ल से शौक़ रखता हूँ और इसके लिए मुझे सारी ज़िंदगी मेहनत करना पड़े, मुझे मंजूर है, मगर मुझे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे आया हूँ। तकरीबन पिछले पूरे 1 साल से मैं सोच रहा था ये चीज़, और 1 मिनट में ये चेक कर लूँ। पिछले तकरीबन पूरे 1 साल से मैं ये चीज़ सोच रहा था कि कब स्टार्ट करूँ, लोगों को बताना कब स्टार्ट करूँ। तो बस अभी मुझे टाइम मिला और तकरीबन ये टोटल गिन के मेरे पास 10 दिन ही हैं जिनमें मैं फ़ारिग हूँ। तो
इन 10 दिन में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मैक्सिमम सारी चीज़ें बता दूँ, कुछ भी आपसे राज ना रखूँ। वो आप बचपन से कहानियाँ तो सुनते आए होंगे कि एक उस्ताद है तो वो अपने स्टूडेंट को हर चीज़ बता देता है और एक चीज़ नहीं बताता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें अपना पूरा नॉलेज आप लोगों को बता दूंगा। मैंने क्या करना है अपने पास रख के, मैंने जो कुछ लाइफ में अचीव करना था मैंने कर लिया। मैं चाहूँगा लोग वो चीज़ें अचीव करें। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा आपसे, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और बेफ़िक्र रहें आप लोग। इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प होगी। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट करें। एक बहुत से अच्छे लोग भी मिले, बहुत से अच्छे लोगों ने कमेंट किया। आई एम थैंकफुल फॉर योर कमेंट्स। और बहुत अच्छा फ़ील होता है जब लोग सपोर्ट करते हैं इस तरह। और कीप सपोर्टिंग मी। अगला सवाल मैं देखता हूँ। एक भाई ने इसी तरह सवाल किया हुआ कि मैं फ़ाइटिंग कोर में जाना चाहता हूँ। ग्रुप तो नहीं होता, कोर कहा जाता है। तो देखें, अगर आप फाइटिंग उसमें जाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग कोर्स के थ्रू जाएं और पीएमए लॉन्ग कोर्स में जाएं। और एयरफोर्स में तो कोई फाइटिंग का अगर कंसीडर किया जाए तो वो एक जीडीपी है जो फाइटिंग कोर है। क्योंकि वक्त आने पे उन्होंने ही लड़ना होता है, बाकी ब्रांचेस जो हैं वो ग्राउंड पे काम करती हैं। और आर्मी में जो है वो पीएमए लॉन्ग कोर्स और ग्रेजुएट कोर्स, इन दोनों का तकरीबन एक ही काम है। और उसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो फाइटिंग कोर नहीं है, वो उनका काम ही नहीं होता कोर्स में। वो यूनिट में रहते हैं और उनका फाइटिंग वगैरह के इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो जा सकते हैं अगर वो एसएसजी कमांडो कोर्स कर लें और उनमें भी कोई करता नहीं है। तो अगर आप फाइटिंग कोर में जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें। आप टीसीसी में ना जाएं, आप इधर उधर ना जाएं। आप या तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन हायर है आप ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई कर दें, या फिर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स बेस्ट है उसमें अप्लाई करें। और मेडिकल कैडेट्स है वो भी कोई फाइटिंग कोर नहीं है, क्योंकि वो भी इस तरह फाइटिंग कोर नहीं कंसीडर की जाती। क्योंकि आगे जो ब्रांचेस हैं जैसे आर्टिलरी हो गई और इन्फेंट्री हो गई और मुख्तलिफ आगे हो गई, तो उनमें ज़्यादातर यही लॉन्ग कोर्स के ही हैं, वही लड़ रहे हैं। तो आपको अगर शौक़ है, जज्बा है, तो आप लॉन्ग कोर्स में जाएं। और बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं आंसर साथ साथ देता जाऊंगा। और आप बस क्वेश्चन कर दिया करें, ज़्यादा तंग ना किया करें। और अगर मैं किसी को रिप्लाई ना कर सकूं तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत मसरूफ़ होता हूँ। अभी आप यकीन जाने मैं रात को 2 बजे तक आप लोगों को वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहा हूँ। और मुझे ज़रा से 10 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं और वो मैं सारा टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ मुझसे रह जाती है, कोई किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं आप लोगों की सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ आपके क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक तो मैसेजेस आते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं वीडियो बना के देता रहूँगा। तो बेफ़िक्र रहें, टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, सारी चीज़ें बताऊँगा। और अभी मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे आप लोगों को वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और उसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एकेडमिक टेस्ट में कौन से सवाल आते हैं ज़्यादातर, कौन से रिपीट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग माई पेज।